हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एस के सर। स्टूडेंट्स, हम आज एचटेट पीजीटी इंग्लिश का जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2017 में, उसका हम पार्ट 4 इंग्लिश पोर्शन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, पार्ट 4 में जो क्वेश्चंस हैं आपके वो 91 से लेकर 150 तक हैं, यानी 60 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इंग्लिश के हैं। जो स्टूडेंट्स एचटेट पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं उनको 60 क्वेश्चंस जो हैं पार्ट 4 में इंग्लिश के मिलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 150 तक इंग्लिश के, जो कि पार्ट 4 में हैं। सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 91। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आइए सेंटेंस पढ़ते हैं। देयर वाज डैश नॉक ऑन डैश डोर फुल स्टॉप, आई ओपनड इट एंड फाउंड डैश स्मॉल डार्क मैन इन डैश ब्लू ओवरकोट एंड डैश वुलन कैप। तो स्टूडेंट्स, आप अगर सेंटेंस को देखेंगे तो देयर वाज ए नॉक होता है, यानी नॉक से पहले ए आएगा। ऑन द डोर, दरवाजे पर, डोर से पहले द आएगा। फिर आप देखें आगे, आई ओपनड इट एंड फाउंड ए स्मॉल डार्क मैन, एक स्मॉल डार्क मैन देखा और जो कि एक ब्लू ओवरकोट में था। ए ब्लू ओवरकोट में, और ए ब्लू ओवरकोट और वुलन कैप वो साथ में हैं, तो वुलन से पहले आर्टिकल रिक्वायर्ड नहीं है। तो जो जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट में ए, सेकंड में द, थर्ड में ए और फोर्थ में ए और लास्ट में क्रॉस, तो ये चीज़ें आपको मिलती हैं ऑप्शन नंबर 4 में। तो 91 का जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं 92 क्वेश्चन पर। द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। हमसे पूछा गया है कि जो कहानी, जो फर्स्ट फ्लाइट है, उसकी फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान वो किस बारे में है। तो स्टूडेंट, ये है ए यंग सी गर्ल हु इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, यानी ये जो कहानी है उसकी पहली उड़ान ये एक यंग सीगल के बारे में है जो कि उड़ने से डरता है। तो 92 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 93 क्वेश्चन। आई सेल्डम प्ले टेनिस। मैं सेल्डम खेलता हूँ टेनिस को। तो अब आगे देखें, द अंडरलाइंड वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज A/N। तो हमसे पूछा गया है कि सेल्डम जो यहाँ पर वर्ड है वो क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। फर्स्ट एडजेक्टिव, सेकंड वर्ब, थर्ड एडवर्ब, फोर्थ प्रेपोजिशन। तो स्टूडेंट्स, जो सेल्डम है वो आपका एडवर्ब है। यहाँ पर वो बताता है कि मैं टेनिस को सेल्डम खेलता हूँ, तो सेल्डम आपका एडवर्ब है। 93 का ऑप्शन नंबर 3 एडवर्ब इज द राइट आंसर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 94। इन द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह ड्रॉज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ हिज। कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में खुशवंत सिंह किन का चरित्र चित्रण करते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर खुशवंत सिंह जो हैं वो अपनी ग्रैंड मदर का जो पेन पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, तो इसका आंसर है ग्रैंड मदर, जो आप ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं। तो 94 का जो आंसर करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर 2 ग्रैंड मदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 95। हु इज़ द राइटर ऑफ द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज टाइटल्ड डायमंड डस्ट। एक डायमंड डस्ट जो है कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है, उसके राइटर हमसे पूछे गए हैं। तो उन डायमंड डस्ट की जो राइटर हैं स्टूडेंट्स वो है अनीता देसाई, जो ऑप्शन नंबर 4 में आप देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अनीता देसाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 96। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट। हमसे पूछा गया है, 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। हमसे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो आइए सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है शी स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट, ये सेंटेंस करेक्ट है। सेकंड, वी हैव नोन ईच अदर फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, ये भी सेंटेंस करेक्ट है। आई हैव हैड माई डिनर एन आवर अगो, ये सेंटेंस जो है स्टूडेंट्स इनकरेक्ट है। और फोर्थ पढ़ देता हूँ, वी हैव हैड ए वेरी इंजॉयबल हॉलीडे, ये भी जो है आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। तो इनकरेक्ट सेंटेंस जो है वो है आई हैव हैड माई डिनर एन आवर अगो, दिस इज़ द रॉन्ग सेंटेंस। तो हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3।
Now see question number 97. At the end of O. Henry's story, The Last Leaf, Mr. Behrman, a painter who lived in the same building as the two young artists. See the options. First becomes famous, second dies of pneumonia, third is taken to the hospital, fourth comes to meet the artist. So students, here the correct option is dies of pneumonia. Mr. Behrman, a painter, dies of pneumonia in the story The Last Leaf while painting an artificial leaf. See question number 98. In Coleridge poem The Rime of the Ancient Mariner, the three gallants were going. हमसे पूछा गया है कि कॉलरिज की जो कविता है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, इसमें तीन गैलेंट्स, तीन लोकप्रिय व्यक्ति कहाँ जा रहे थे? ऑप्शन 1 टू अ फ्यूनरल, ऑप्शन 2 टू अ वेडिंग, ऑप्शन 3 टू द मार्केट, ऑप्शन 4 टू द रेसेस. सो द स्टूडेंट्स, द थ्री गैलेंट्स वर गोइंग टू अ वेडिंग, हेंस आवर ऑप्शन नंबर 2 टू अ वेडिंग इज करेक्ट. Now see question number 99. Which of the following is the correct phonetic transcription of the word examination? हमारे को स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है एग्जामिनेशन, उसकी करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एग्जामिनेशन की किस ऑप्शन में मिलती है? तो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन, इसकी जो करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 में, हेंस आवर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. Now see question number 100. Who wrote the idyllic Idyll of Innisfree? Idyll of Innisfree जो एक इडिलिक है वो किसने लिखी थी? ऑप्शन 1 डायलन थॉमस, ऑप्शन 2 एजरा पाउंड, ऑप्शन 3 W.B. Yeats, ऑप्शन 4 E.E. कमिंग्स. तो स्टूडेंट्स W.B. Yeats इज द राइट आंसर. द इडिलिक Idyll of Innisfree was written by W.B. Yeats. Now 101. Which of the following sentence is not in the passive voice? निम्नलिखित जो sentences हैं उनमें से कौन सा passive voice में नहीं है? Let's read the options. First, auctioneers will sell the painting at auction. Number 2, I have been offered a better job. Number 3, dinner was being served when we arrived. Option 4, द मगर हैज बीन अरेस्टेड. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक ट्रिक देखनी चाहिए सबसे पहले कि जो बीन है सेकंड ऑप्शन में वो पैसिव वॉइस में प्रयोग होता है, थर्ड सेंटेंस में भी जो बीइंग है वो पैसिव में प्रयोग होता है, फोर्थ में भी जो बीन है वो पैसिव में प्रयोग होता है. तो जिनमें भी बीन और बीइंग आ जाएं वो सेंटेंसेस पैसिव में होते हैं. फर्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं ऑक्शनियर्स विल सेल द पेंटिंग एट ऑक्शन, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है और एक्टिव वॉइस में है, तो ये सेंटेंस आपका पैसिव में नहीं है. तो ऑप्शन 1 जो है वो हमारा राइट आंसर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 102. हु अमंग्स्ट द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2017? लिटरेचर 2017 का नोबेल प्राइज विनर कौन है? ऑप्शन फर्स्ट बॉब डायलन, ऑप्शन 2 काजुओ इशिगुरो, ऑप्शन 3 पैट्रिक मोडियानो, ऑप्शन 4 एलिस मुनरो. तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 काजुओ इशिगुरो इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 103. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? हमारे से यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो स्टूडेंट्स आइए स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट, देयर आर ओनली 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश. सेकंड स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ लेटर्स इन द रोमन अल्फ़ाबेट इज लेस देन द नंबर ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश. थर्ड ऑप्शन, ईच लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट्स अ सिलेबल. ऑप्शन 4, द इंग्लिश वर्ड्स राइज एंड राइज आर प्रोनाउंस्ड अलाइक. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे 2 जो स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट दिखाई देते हैं. फर्स्ट तो आपका डेफिनेटली करेक्ट है, देयर आर ओनली 5 वोवेल्स इन इंग्लिश, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट भी जो है वो ट्रू लगता है. तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और 2 जो हैं वो दोनों ही ट्रू हैं. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 104. वोल सोइनकाज पोएम टेलीफोन कॉन्वर्सेशन. ऑप्शन 1 reflects his religious beliefs,
ऑप्शन 2 celebrates the rich native culture of Africa. Option 3 is a humorous yet savage satire on the racism and prejudice that grip society. Option 4 reflects on the unchanging nature of pain and the continuous cycle of suffering and death. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ऑप्शन 3 इज ए ह्यूमरस येट सेवेज सटायर ऑन द रेसिज्म एंड प्रेजुडिस दैट ग्रिप सोसाइटी इज द करेक्ट ऑप्शन. सी क्वेश्चन नंबर 105. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट रेलवे बाजार? द ग्रेट रेलवे बाजार जो बुक है उसका ऑथर कौन है? फर्स्ट ऑप्शन पॉल थियोरॉक्स, सेकंड पॉल स्कॉट, थर्ड विलियम गोल्डिंग, फोर्थ शशि थरूर. स्टूडेंट्स द ग्रेट रेलवे बाजार के जो ऑथर हैं वो हैं पॉल थियोरॉक्स. सो आवर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 106. मैच द बिगिनिंग ऑफ ईच idiom on the left with its ending on the right. See here, A can off, B a vicious, C tie yourself up in, D in A. तो स्टूडेंट्स जो A कैन ऑफ है वो आपका जाएगा सेकंड के साथ वॉर्म्स के साथ, और ए विशियस सर्कल से जाएगा जो थर्ड में है. टाई योर सेल्फ अप इन ये आपका फोर्थ में से जाएगा नॉट से, और इन ए जाएगा नट शेल. तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं तो आपको ऑप्शन 1 में मिलती हैं A2, B3, C4, D1. तो क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1. सी क्वेश्चन नंबर 107. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन राइटर्स रोट अंडर द नेम माधवी कुट्टी? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय लेखक ने माधवी कुट्टी नाम से चीज़ें लिखी? वो हैं कमला दास. ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा सही आंसर है कमला दास. क्वेश्चन नंबर 108. सीइंग इज बिलीविंग. द अंडरलाइन वर्ड्स इन द अबव सेंटेंस आर. सीइंग और बिलीविंग को अंडरलाइन किया हुआ है. आपसे पूछा गया है कि ये अंडरलाइन वर्ड क्या हैं. तो स्टूडेंट सीइंग और बिलीविंग दोनों ही जीरंड हैं, और जीरंड अब ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 में. तो क्वेश्चन 108 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 जीरंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 109. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क बाय वर्जीनिया वुल्फ? यहाँ पर वर्क दिए हुए हैं जिसमें से पूछा गया हमारे से कि कौन सा वर्जीनिया वुल्फ का वर्क नहीं है. तो आइए देखते हैं ऑप्शंस. द साउंड एंड द फ्यूरी, ऑप्शन 2 टू द लाइट हाउस, ऑप्शन 3 द वेव्स, ऑप्शन 4 मिसेस डेलोवे. तो स्टूडेंट्स वर्जीनिया वुल्फ के यहाँ पर 3 वर्क्स हैं, वो हैं टू द लाइट हाउस, द वेव्स और मिसेस डेलोवे. लेकिन द साउंड एंड द फ्यूरी ये वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा नहीं लिखा गया है, यही हमसे पूछा गया है. तो 109 जो है इसका ऑप्शन नंबर 1 द साउंड एंड द फ्यूरी वो हमारा सही ऑप्शन है. सी क्वेश्चन नंबर 110. डैश इज अ Japanese 3-line poem usually having 17 syllables and expresses a single thought. Option 1 limerick, option 2 hiker, option 3 टंका, option 4 acrostic. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हाइकर दिया हुआ है ये स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग है, यहाँ पर इसमें हाइकू होगा. तो ऑप्शन नंबर 2 हाइकू इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 111. Which of the following sentences does not have an adjective clause? निम्नलिखित sentences में से किस में adjective clause नहीं है? आइए देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस, These are the boys who played the mischief. ये आपका adjective clause है. सेकंड सेंटेंस, This is the book which I recommended to you. ये भी आपका adjective clause है. थर्ड सेंटेंस, दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इज एक्नॉलेज्ड बाय ऑल. ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है स्टूडेंट्स, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3. फोर्थ, फ्रूट दैट इज ग्रोन ऑर्गेनिकली इज एक्सपेंसिव, ये भी आपका एडजेक्टिव क्लॉज है. तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गए, और ऑप्शन 3 आपका एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है. यही हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लॉज. तो 2 सेंटेंस आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है वो एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा.
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ट। कौन सा जो वर्ड है यहाँ पर वो मिस स्पेल्ट है। तो स्पेलिंग देखते हैं। ऑप्शन 1 में है ओमनिशिएंट, ऑप्शन 2 पेरेम्पटरी, ऑप्शन 3 यूबिक्विटस और ऑप्शन 4 क्वेरुलस। तो स्टूडेंट्स जो स्पेलिंग रॉन्ग है वो है ओमनिशिएंट की। इसमें दिया हुआ है OMINISCIENT, ये OMIN की जगह पे OMNI हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 112 में जो मिस स्पेल्ड वर्ड है वो है ओमनिशिएंट। सी क्वेश्चन नंबर 113, 113वां क्वेश्चन देखते हैं। दोज आइलैंड्स यूज टू बी इनहेबिटेड, द अंडरलाइंड वर्ड इन द अबाउ सेंटेंस इज A/N। दोज यहाँ पर अंडरलाइंड वर्ड है वो क्या है ये पूछा है हमसे। तो ऑप्शन 1 में आप देख रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ऑप्शन 2 एडवर्ब, ऑप्शन 3 आर्टिकल, ऑप्शन 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स ये जो दोज है ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है। सी क्वेश्चन नंबर 114, द किंग इन विक्रम सेट्स द टेल ऑफ मेलन सिटी इज। फर्स्ट ऑप्शन अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग, सेकंड अ वाइज एंड ब्रेव किंग, थर्ड अ डेस्परेट किंग, फोर्थ अ फेमस एंड स्किलफुल आर्टिस्ट। तो यहाँ पर जो राजा है विक्रम सेठ की द टेल ऑफ मेलन सिटी का वो एक जस्ट और प्लेसिड किंग है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 115, अनीस जंग्स बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग इज अबाउट। अनीस जंग की बुक जिसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग वो किसके बारे में है। ऑप्शन 1 लॉस्ट कल्चरल ट्रेडिशंस, सेकंड ऑप्शन द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, ऑप्शन 3 स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड और ऑप्शन 4 कॉन्क्वेस्ट ऑफ फियर। तो ये है हमारा स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो अनीस जंग की जो बुक का टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग है वो स्टोलन चाइल्डहुड की कहानी के बारे में है जो कि +2 में आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116, यू डैश हैव परमिशन टू यूज माई ऑफिस। तुम्हें आज्ञा है मेरा ऑफिस यूज करने की। तो ये जो आज्ञा है स्टूडेंट्स ये ऑफिशियल परमिशन है। हमें यहाँ पर करेक्ट मॉडल फिल करना है। तो जब भी ऑफिशियल परमिशन की बात आए, चाहे वो ऑफिशियल परमिशन लेनी हो चाहे वो ऑफिशियल परमिशन देनी हो, तो उसके लिए करेक्ट मॉडल जो होता है वो होता है मे। तो ऑप्शन 1 में करेक्ट हमारा आंसर है। माइट, मस्ट और हैव टू ये हमारे इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 117, यू डैश व्हेन यू आर ओल्डर। यहाँ पर हमारे को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट है अंडरस्टैंड, सेकंड विल बी अंडरस्टैंडिंग, थर्ड विल अंडरस्टैंड, फोर्थ विल हैव अंडरस्टूड। तो हम सेंटेंस की जब हिंदी करेंगे तभी हमें क्लियर आइडिया हो जाएगा कि तुम समझोगे जब तुम बड़े हो जाओगे। तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा यानी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो विल अंडरस्टैंड जो है वो हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। सी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स रिटर्न द पद्म भूषण अवार्ड in 1984 in protest against Operation Blue Star in which the Indian Army raided Amritsar. Option 1 होमी के भाभा, ऑप्शन 2 हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन 3 खुशवंत सिंह, ऑप्शन 4 करतार सिंह दुग्गल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 खुशवंत सिंह। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस। जो हमें सेंटेंस दिया हुआ है उसमें क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि वो क्लॉज किस टाइप का है। हैड आई नोन ऑफ योर नीड आई वुड हैव कम। यदि मुझे तुम्हारी आवश्यकता के बारे में पता होता तो मैं आता। ये तो क्लियर है कि एडवर्ब क्लॉज है, लेकिन एडवर्ब क्लॉज में भी किस टाइप का क्लॉज है देखते हैं। फर्स्ट एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, सेकंड एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, थर्ड एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, फोर्थ एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कंडीशन की बात हो रही है तो ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। सी क्वेश्चन नंबर 120, विच स्टोरी डील्स
with an American prisoner of war who is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. Option 1 Anton Chekhov's Grief. Option 2 Karel Capek's The Fortune Teller. Option 3 Anton Chekhov's The Lament. Option 4 Pearl S. Buck's The Enemy. तो ऑप्शन 4 जो है पर्ल एस बक्स द एनिमी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। और ये एनिमी चैप्टर जो है द एनिमी, ये आपके +2 में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 121, सेंटियागो इज अ कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स। सेंटियागो जो है वो जो निम्नलिखित वर्क्स हमें दिए हुए हैं उसमें से किसका कैरेक्टर है। नंबर 1 गुलिवर्स ट्रेवल्स, नंबर 2 द ओल्ड मैन एंड द सी, नंबर 3 जोसेफ एंड्रयूज, नंबर 4 अ फेयरवेल टू आर्म्स। तो स्टूडेंट सेंटियागो जो कैरेक्टर है वो हमें मिलता है द ओल्ड मैन एंड द सी, जो कि अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा लिखा हुआ है। द ओल्ड मैन एंड द सी, उसका ये पात्र है सेंटियागो। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पर। विच पोएम एंड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स। कौन सी पोएम इन पंक्तियों से समाप्त होती है। सच इज़ द पावर ऑफ लव इन जेंटल माइंड दैट इट कैन ऑल्टर ऑल द कोर्स ऑफ काइंड। सी द ऑप्शंस। ऑप्शन 1 द पुली, ऑप्शन 2 द सॉलिटरी रीपर, ऑप्शन 3 सी वाज ए फैंटम ऑफ डिलाइट, ऑप्शन 4 आइस एंड फायर। सो स्टूडेंट्स ice and fire is the correct answer. Now question number 123, the following lines are written by। निम्नलिखित जो पंक्तियाँ अब हम पढ़ेंगे वो किसके द्वारा लिखी हुई हैं। Like as the waves make towards the pebbled shore, so do our minutes hasten to their end, each changing place with that which goes before, in sequent toil all forwards do contend। Number 1 William Wordsworth, Number 2 John Milton, Number 3 Edmund Spencer, Number 4 William Shakespeare। So students, the following lines are written by William Shakespeare. Option 4 is the correct answer. Students, see question number 124, which of the following poems is written by John Donne। हमसे पूछा गया है कि कौन सी पोएम जो है निम्नलिखित में से जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। तो स्टूडेंट्स डेथ बी नॉट प्राउड, ये पोएम जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। जो आप ऑप्शन 3 में देखते हैं, तो ऑप्शन 3 डेथ बी नॉट प्राउड इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 125, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर समबडी हु इज एक्सट्रीमली टॉकेटिव। वह जो बहुत ज़्यादा बातूनी है उसके लिए करेक्ट वर्ड चुने। तो स्टूडेंट्स वो है लोकेशियस। ऑप्शन 3 is the right answer. Now question number 126, which of the following is not a synonym of memory। हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी का सिनोनिम नहीं है, यानी सिमिलर मीनिंग नहीं है। तो ये रेमिनिसेंस, रिकलेक्शन और रिमेम्बरेंस ये मेमोरी के सिनोनिम है, और रिप्रेशन जो है वो मेमोरी का सिनोनिम नहीं है। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। सी क्वेश्चन नंबर 127, हु इज़ द ऑथर ऑफ पियर्स प्लोमैन। हमसे पूछा गया है पियर्स प्लोमैन के ऑथर कौन है। तो स्टूडेंट्स पियर्स प्लोमैन के ऑथर हैं विलियम लैंगलैंड, जो आप ऑप्शन नंबर 4 में देखते हैं। तो 127 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 विलियम लैंगलैंड सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन। यूथ इज फुल ऑफ प्लेजर, एज इज फुल ऑफ केयर। यहाँ पर हमारे को फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करनी है। तो ऑप्शन है पैराडॉक्स, एंटीथेसिस, आयरनी और एपिग्राम। तो एंटीथेसिस जो है ये फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन नंबर 2 एंटीथेसिस राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129, द फॉलोइंग लाइन्स आर फ्रॉम। नो वाइट नॉर रेड वाज एवर सीन, सो एमरस एज दिस लवली ग्रीन। ये जो लाइन्स हैं स्टूडेंट्स, ये कौन सी पोएम से हैं ये पूछा है हमारे से। तो ये एंड्रयू मार्वल की पोएम थी थॉट्स इन ए गार्डन, उससे ली गई हैं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन एंड्रयू मार्वल्स थॉट्स इन ए गार्डन इज द राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 130, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। फ्रूगल टू द लास्ट स्टेज, people have even accused me of being tight-fisted and stingy, and I am afraid
that if they are referring to my attitude towards spending money, they are correct. I am. What am I? I am parsimonious. So parsimonious is the correct answer. Option number 2 is our answer here. See question number 131. We are coming close to those little creeks now and we keep a discreet silence. Discreet silence जो अंडरलाइंड है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो स्टूडेंट्स वो एग्जाम्पल है ट्रांसफर्ड एपिथेट का। तो क्वेश्चन नंबर 131 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ट्रांसफर्ड एपिथेट। सी क्वेश्चन नंबर 132. It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair. These are the opening lines of which of the following Charles Dickens novel? चारों ही ऑप्शंस जो हैं वो चार्ल्स डिकन्स के नावल हैं। तो लेकिन ये लाइनें चार्ल्स डिकन्स के कौन से नावल से हैं? तो ये लाइनें हैं ए टेल ऑफ टू सिटीज़ से। तो ऑप्शन नंबर 3 ए टेल ऑफ टू सिटीज इज आवर करेक्ट आंसर। और हार्ड टाइम्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ब्लीक हाउस ये वैसे तो चार्ल्स डिकन्स के द्वारा ही लिखे हुए उपन्यास हैं, लेकिन ये लाइनें जो हैं वो ए टेल ऑफ टू सिटीज। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। Now question number 133. Who is the author of the novel The Ministry of Utmost Happiness? हमसे पूछा गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस जो उपन्यास है उसके ऑथर कौन है? तो स्टूडेंट्स उसके उपन्यास हैं, उसके जो ऑथर हैं इस उपन्यास के वो हैं अरुंधति रॉय। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। 134. द मैक्सिम गुड फेंसेस गुड मेक गुड नेबर्स। एक ये यहाँ पर मैक्सिम है कि अच्छी जो दीवारें हैं वो अच्छे पड़ोसी बनाती हैं। ये किस पोएम से संबंधित हैं? ये मेंडिंग वॉल पोएम से ली हुई लाइनें हैं जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई हैं। तो 134 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2 मेंडिंग वॉल। चूज़ द करेक्ट वर्ड फॉर। क्वेश्चन नंबर 135 कर रहे हैं हम। ही इज़ नॉलेजेबल एंड फास्टिजियस अबाउट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, डिवोटिंग हिमसेल्फ टू एक्सेलेंट फूड, स्पेशल वाइन्स, एक्जॉटिक सीजनिंग्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर इसके लिए जो करेक्ट वर्ड बनेगा स्टूडेंट्स वो बनेगा गौरमेट, GOURMET, जो ऑप्शन 2 में देखते हैं। तो 135 का ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। सी क्वेश्चन 136. ए पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी विद प्लॉट, सेटिंग एंड कैरेक्टर्स इज ए। एक पोएम जो कहानी बताती है जिसमें प्लॉट भी हो, सेटिंग भी हो और कैरेक्टर्स भी हों, तो पोएम कैसी होती है? तो स्टूडेंट्स वो होती है नैरेटिव पोएम, वृत्तांत वाली पोएम। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। अब 137. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज़ नॉट रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शाह। जॉर्ज बर्नार्ड शाह के द्वारा कौन सा प्ले नहीं लिखा गया है? आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन मिसिज वारेंस प्रोफेशन, ये जॉर्ज बर्नार्ड शाह का प्ले है। सेकंड आर्म्स एंड द मैन, ये भी जॉर्ज बर्नार्ड शाह का प्ले है। थर्ड सीजर एंड क्लियोपत्रा, ये भी जॉर्ज बर्नार्ड शाह का प्ले है। और स्ट्राइफ जो है ये जॉन बर्नार्ड शाह का प्ले नहीं है, ये जॉन गाल्सवर्दी का है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। सी 138. इट इज ए ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून must be in want of a wife. These are the opening lines of which of the following Jane Austen's novels? See the options. Option 1 Pride and Prejudice, option 2 Emma, option 3 Mansfield Park, option 4 Sense and Sensibility. All these are Jane Austen's novels, but these lines are taken from Pride and Prejudice. These are the opening lines of Pride and Prejudice, hence our option number 1 is correct. See question number 139. The following lines are from Know then thyself, presume not God to scan, the proper study of mankind is man. तो स्टूडेंट्स ये जो लाइन्स हैं ये अलेक्जेंडर पोप्स के एन एसे ऑन मैन से हैं, hence our option number 2 Alexander Pope's an essay on man is correct. C 140. आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन। हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है
उसमें लिटरेरी डिवाइस को फाइंड आउट करना है। द बेस्ट वे टू टीच एन इन्फेंट ऑफ 4 इज़ नॉट टू टीच इट एनीथिंग। लिटरेरी डिवाइस देखते हैं। ऑप्शन 1 में ऑक्सीमोरन, ऑप्शन 2 में एंटीथेसिस, ऑप्शन 3 में एपिग्राम, ऑप्शन 4 में पैराडॉक्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो लिटरेरी डिवाइस है वो है पैराडॉक्स। तो ऑप्शन 4 पैराडॉक्स यहाँ पर सही आंसर है। अब देखें डायरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 141 to 148, रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स ये जो पोएम यहाँ पर हमारे को दी हुई है, इस पोएम को आप अपने आप इसको रीड कीजिए और इसके आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप अपने आंसर्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं पोएम को पढ़ने के बाद। तो पहले पोएम जो है आपको पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको इनके आंसर्स जो हैं समझ में आएंगे। तो पोएम आप सेल्फ रीडिंग के लिए रखें और आंसर्स जो है आप हमारे चैनल से चेक कर सकते हैं। 141, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस फेमस इंस्पिरेशनल पोएम। इस फेमस इंस्पिरेशनल पोएम के राइटर कौन है? तो स्टूडेंट्स इस फेमस इंस्पिरेशनल पोएम के राइटर हैं रुडयार्ड किपलिंग। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन, व्हेन ब्लेम्ड वी शुड आर्ग्यू विथ पीपल वेहिमेंटली। सेकंड, वी शुड कंसिडर केयरफुली and not dismiss their doubts lightly. Third, one should be prepared to analyze and rectify one's own conduct. Fourth, we should not get lost in dreams but try and put them into practice. So students, when blamed we should argue with people vehemently is the incorrect statement, hence our option number 1 is correct. Now 143, and treat those two impostors just the same. What two impostors have been referred to in this line? कौन से two impostors का यहाँ पर जिक्र किया गया है? तो वो two impostors हैं ट्रायम्फ एंड डिजास्टर। तो ऑप्शन 3 ट्रायम्फ एंड डिजास्टर वो हमारा सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 144, और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू, ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप with worn out tools. These lines suggest that if one's lifetime achievements are destroyed, one should number 1 just watch, number 2 start building again with available resources, number 3 feel broken hearted, number 4 wait till adequate resources are available. तो ऑप्शन 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है, स्टार्ट बिल्डिंग अगेन विद अवेलेबल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 145, इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू, they serve your turn long after they are gone. The word they in the above lines refers to. यहाँ पर जो शब्द they है वो ऊपर लाइन में किस चीज़ को रेफर करता है? नंबर 1 people, नंबर 2 ड्रीम्स, नंबर 3 लाइफ्स अर्निंग्स और अचीवमेंट्स, नंबर 4 ट्रायम्फ एंड डिजास्टर। तो स्टूडेंट्स द वर्ड दे इन द अबव लाइन्स रेफर्स टू लाइफ्स अर्निंग्स और अचीवमेंट्स, हेंस आवर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। See question number 146, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them held on. The word them in the above lines refers to. See the options. Number 1 heart and nerve and sinew, second your beginnings, third your doubts, fourth lies. Students, here option number 1 heart and nerve and sinew is the correct answer. Now question number 147, if you can fill the unforgiving minute with 60-second worth of distance run, the word unforgiving in the above lines means. यहाँ पर जो ऊपर लाइन है उसमें जो unforgiving वर्ड है उसका क्या मीनिंग है? तो स्टूडेंट्स उसका मीनिंग है unrelenting। 147 का जो करेक्ट आंसर है वो है unrelenting, ऑप्शन नंबर 4। स्टूडेंट्स नाउ सी क्वेश्चन नंबर 148, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। हमें वो लाइनें चुननी हैं जो कि पर्सोनिफिकेशन के उदाहरण हैं। सी फर्स्ट, इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। सेकंड, इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। थर्ड, if you can make one heap of all your winnings and risk it on one ton of pitch and toss.
फोर्थ, इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विथ किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पर्सोनिफिकेशन का जो एग्जाम्पल है वो मिलता है हमारे को ऑप्शन नंबर 2 में। इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 149, यूजिंग वर्ड्स और लेटर्स टू इमिटेट साउंड इज कॉल्ड। वर्ड्स और लेटर को साउंड से इमिटेट करने के लिए क्या कहा जाता है उसे? तो उसे कहा जाता है ओनोमेटोपिया। यूजिंग वर्ड्स और लेटर्स टू इमिटेट साउंड्स इज कॉल्ड ओनोमेटोपिया, वो आपको मिलता है ऑप्शन नंबर 4 में। अब क्वेश्चन नंबर 150, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ विजार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा विजार्ड का एंटोनिम नहीं है, यानी विपरीतार्थक नहीं है? तो ऑप्शन 1 बिगिनर, ऑप्शन 2 एमेच्योर, ऑप्शन 3 फ्लैजलिंग, ऑप्शन 4 जीनियस। तो इसमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये सारे विजार्ड के एंटोनिम हैं, और ऑप्शन 4 जीनियस जो है वो विजार्ड का एंटोनिम नहीं है, यानी सिमिलर मीनिंग है, सिनोनिम है। हेंस जीनियस इज आवर करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, आज हमने HTET PGT इंग्लिश एग्जामिनेशन जो दिसंबर 2017 में हुआ था उसके जो 60 क्वेश्चंस हैं जो कि 91 से 150 तक आते हैं उनको हमने सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विद SK सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।